आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 13 पार्ट 2। तो सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.1 की थी और उसका हमने 7 क्वेश्चन किए थे। हमने बताया था अनुपात समानुपात। समानुपात में हमने 2 टॉपिक बताए थे। कौन कौन से? कि समानुपात 2 प्रकार का होता है। एक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा और प्रतिलोम समानुपात की बात हमने लास्ट क्लास में की थी। तो उसी क्रम में एक जो कमेंट आया था आपका, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि जो हमने 7वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था उसमें हमने कैलकुलेशन की एक गलती कर दी थी और वो गलती आप लोगों ने पकड़ी, तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैंने कराते समय कैलकुलेशन की एक गलती कर दी थी क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि क्या बच्चे गलती को देखते हैं या सर की हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो देखो, ये हम 7वां क्वेश्चन कर रहे थे। 7वें क्वेश्चन में वो जो गलती हमने की थी, ये 7वां क्वेश्चन था ना आपका, कि भाई जिसमें क्या था, चीनी का भार और क्या था, क्रिस्टल की संख्या, कि 2 किलो चीनी में क्रिस्टल की संख्या 9 गुणा 10 की पावर 6 है। तो 5 किलो चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी और 1.2 किलो चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी। ये सवाल हमने किया था और इसके जैसे बच्चों से हो जाती है, मैंने इसीलिए डाला था कि कई बार गलती हमसे हो जाती है, हम कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, तो इसलिए हमें सवाल को एक बार ज़रूर करने के बाद दोबारा देख लेना चाहिए कि हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि इस 7वें क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी और वो कैलकुलेशन मिस्टेक को आपने कमेंट करके मुझे बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो गलती कहाँ पे थी? गलती देखो ये थी कि नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg शुगर जब हम निकाल रहे थे तो 2/9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर 1.2/y। अच्छा, इसका कारण क्या है? जल्दबाजी में होती हैं गलतियाँ। जैसे अब मैंने 2 इंटू वाई किया, ठीक है। अब 1.2 को जब 9 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 1.2 गुणा 9 कितना आएगा? 12 निम्मे 108, और 108 से 9 गुणा 12 कितना आएगा? 9 गुणा 1.2 10.8 आएगा, है ना भाई। 12 निम्मे 108, दशमलव के बाद एक ही स्थान तो है, तो 10.8 आएगा। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया था? 1.08। तो गलती हो गई ना। तो यानी यह दशमलव जो है यहाँ ना आकर के कहाँ आना था? यहाँ। ये ऐसी गलती होशियार बच्चों से भी हो जाती है, सभी से हो जाती है। तो इसका समाधान यही है कि हम उसको दोबारा से चेक कर लें। तो ये आ गई हमारे पास 10.8 इंटू 10 की 6, वाई की वैल्यू आ गई। अब ये 10.8 आ गया, ठीक है ना। तो भाग लगने पे ये कितना बचा? 5.4, 2 से भाग लग गया ना, 5.4। अब यहाँ जीरो नहीं आएगा, कितना आया? 5.4 इंटू 10 की पावर 6। और फिर हम इसे नहीं लिखेंगे तो ये आंसर गलत था। सही आंसर क्या होगा? 5.4 गुणा 10 की पावर 6। आपने कमेंट करके सही बताया कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन की सर गलती है, तो आपके इसके लिए धन्यवाद। तो इसको आप ठीक कर लोगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं जरा। कि रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर को नक्शे में अगर 1 किलोमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना शो कर रही है? 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। What would be her distance covered in the map? अगर वास्तव में उसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है तो बताइए कि नक्शे में उसने, मानचित्र में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी। यानी 2 चीज़ें हो गई। रश्मि में मैप पे डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इन मैप है। 2 चीज़ें क्या क्या हो गई? डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप यानी मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी, ठीक है। और एक्चुअल डिस्टेंस, दूसरी चीज क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस, वास्तविक दूरी है।
वास्तविक दूरी। अब सवाल क्या कह रहा है कि अगर नक्शे में, मानचित्र में कितनी है दूरी, 1 सेंटीमीटर, तो वास्तविक दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो ये है 18 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर उसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी वास्तविक दूरी है 72 किलोमीटर, तो बताइए नक्शे में दूरी कितनी होगी। हमने मान ली x होगी। तो लेट डिस्टेंस इन मैप बराबर x, हिंदी में क्या लिख देंगे, माना कि मानचित्र में दूरी बराबर x सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो दूरी हैं ये कैसी हैं, ये दोनों दूरी आपस में किस प्रकार का अनुपात है इनमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन किस किस के बीच में, डिस्टेंस इन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस, इन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस, यानी वास्तविक दूरी और नक्शे में जो दूरी है दोनों में कैसा अनुपात है, दोनों में सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब क्या लिख देंगे हम, इसलिए 1/18 बराबर x बट्टा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर हो गया 72/18। तो ये इधर चला गया, जैसा हमने इक्वेशन में सॉल्व करने में बताया था कि नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18x बराबर 72 और x बराबर 72/18 यानी 18 चौके 72 यानी 4 सेंटीमीटर। सवाल खत्म हुआ। एक लाइन और लिख देते हैं कि मानचित्र में रश्मि के द्वारा उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी क्या होगी। तो रश्मि द्वारा मानचित्र में तय की गई दूरी, डिस्टेंस का वर्ड, की गई दूरी क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जरा ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, यानी एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा वर्टिकल पोल है, कास्ट ए शैडो 3 मीटर बाई 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी छाया किसी समय पर कितनी बन रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी बन रही है। तो फाइंड एट द सेम टाइम, तो बताइए कि उसी समय द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अनदर पोल 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो दूसरा पोल जिसकी लंबाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। दूसरा सवाल पूछता है कि द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, और उस खंबे की वास्तविक लंबाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई कितनी हो रही है, 5 मीटर हो रही है। चलिए करते हैं जरा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, 2 बातें हैं हमारे पास। क्या गया कि एक तो नौवें क्वेश्चन में एक तो है भाई क्या वास्तविक लंबाई, खंबे की एक्चुअल लेंथ है, लेंथ ऑफ पोल। क्या कहेंगे हम, 2 चीजें हो गई हमारे पास, लेंथ ऑफ पोल यानी खंबे की ऊंचाई, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, उसकी छाया की लंबाई, लेंथ ऑफ शैडो, यानी छाया की लंबाई। 2 बातें हमें दे रखी हैं। अब पहले सवाल क्या कहता है कि खंबे की लंबाई है 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, या हम इसको सीधा सीधा वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर,
तो इसको हम 5.60 मीटर लिख दें तो बात एक ही है। और इसकी जो छाया बन रही है, इसकी जो शैडो बन रही है, उसकी लंबाई है 3.20 मीटर। 3.20 मीटर। एक बात। अब सवाल क्या कहता है कि उसी समय पर यानी सेम टाइम 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की, दूसरा खंभा है, उसकी लंबाई है 10.50 मीटर। तो पूछ रहा है कि भाई उसकी जो छाया है उसकी लंबाई क्या होगी। तो हमने मान ली कि लेट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 10.5 मीटर लॉन्ग पोल हमने मान ली x है, तो यहाँ हमने लिख दिया x है। ठीक है। फिर इसी सवाल में एक और सवाल पूछ रहा है सेकंड में कि उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। यानी यहाँ पे अब हमें क्या दे रखी है कि छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो खंभे की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ पोल है। आल्सो लेंथ ऑफ पोल whose length of shadow is 5 meter, also length of shadow is 5 meter is y मीटर। हमने क्या मान ली है y मीटर। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सवाल आसान हो गया बिल्कुल हमारे पास। अब आप जानते हो कि खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई कैसी हैं, इन दोनों के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों के बीच में। हिंदी में लिख देंगे दोनों के बीच सीधा अनुपात है। अब सीधा अनुपात है तो क्या बात हो गई, 5.60 बट्टे में 3.20, 5.60 बट्टे में 3.20, 3.320 बराबर 10.50 बट्टे में x। भाई ये बट्टे में ये बराबर ये बट्टे में ये, जो अभी हमने सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा यानी 5.6x इक्वल टू 10.5 इंटू में 3.2, या x इक्वल टू हो गया 10.5 इंटू में 3.2 बट्टे में कितना आ गया 5.6। अब जरा दशमलव का हिसाब कर लो भाई, यहाँ है एक प्लेस और ये 1 2, तो एक प्लेस से एक प्लेस खत्म कर दें तो ये एक प्लेस से एक प्लेस खत्म हो गया। अब 8 का पहाड़ा याद है हमको, 8 सत्ते 56 और 8 चौके 32 है। और 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 से कट गया, 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, 15 सत्ते 105, 1.5 इंटू में 4 गुणा किया तो कितना आ गया 6.0 है, 6.0 या 6 मीटर। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे कि उस खंबे की लंबाई, छाया की लंबाई जिसकी, इसलिए लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 10.50 मीटर लॉन्ग पोल इक्वल टू कितनी आ गई 6 मीटर। अब दूसरी चीज y का मान और निकाल देते हैं इसी प्रकार से। y का मान निकालने के लिए वही तरीका भाई, 5.60 बट्टे में कितना, 5.60 बट्टे में 3.20 बराबर y बट्टे में 5। उसी तरह से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने लिख दिया 5.6 गुणा में 5 बराबर 3.2 गुणा में y, यानी y आ गया हमारे पास 5.6 गुणा 5 बट्टे में 3.2। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 चौके 32 और 8 सत्ते 56। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया कितना 7 है, कितना आ गया 8 से कट गया ये, 5.6 बट्टे में 3.2 बराबर y बट्टे 5। तो ये हो गया 5.6 गुणा में 5 बराबर 3.2 गुणा में y। तो y आ गया 8 चौके 32 और 8 सत्ते 56।
35/4। और 35 को भाग लगाओगे आप तो कितना आ गया? ये आ गया 4 अट्ठे 32 है। 35 को हमने भाग लगा दिया कैसे? 4 से। 4 अट्ठे 32, क्या बचे? 3 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। और 8 4 से 4 सत्ते 28 और बच गया 2 0, 4 पंजे 20, 8.75 मीटर। क्या हो गया ये? 8.75 मीटर। तो यानी लेंथ ऑफ पोल हुज लेंथ ऑफ शैडो इज, यानी उस खंबे की लंबाई, यानी उस खंबे की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ पोल हुज शैडो इज 5 मीटर लॉन्ग, इक्वल टू कितनी हो गई? 8.75 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। इसको हम 8.75 मीटर लिखें या हम इसको 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लिख दें, बात तो एक ही है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जरा 10 को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल। तो 10वां सवाल क्या कहता है कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक भरा हुआ ट्रक, लोडेड मतलब माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। यदि चाल वही रहे, यदि स्पीड सेम है, 14 किलोमीटर में कितना, 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है? 25 मिनट। इफ दी स्पीड रिमेन सेम, यदि चाल वही रहती है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। तो बताइए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हो गई कि भाई जो उसकी स्पीड है, स्पीड तो है उसकी कांस्टेंट, और हमें एक तो दे रखा है टाइम और दूसरी चीज़ दे रखी है डिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं भाई, एक तो है हमारे पास टाइम और दूसरी चीज़ है क्या? डिस्टेंस। टाइम को हिंदी में कह देते हैं हम समय और डिस्टेंस को कह देते हैं दूरी। तो सवाल क्या कह रहा है कि भाई 25 मिनट में, 25 मिनट यानी 25 मिनट में कितने किलोमीटर जाता है? वो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। अगर स्पीड उतनी ही रहे तो 5 घंटे में 5 आवर, अब 5 आवर है तो भाई ये दोनों का रेशियो जो है 5 आवर है, तो आवर के हमने क्या बना दिए? मिनट बना दिए ना। तो 5 गुणा में 60, इतने मिनट हो गए भाई। 5 घंटे का मतलब 300 मिनट। तो 300 मिनट में वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? मान लिया हमने x किलोमीटर दूरी तय करेगा उसी स्पीड से, हैं? तो हमने मान लिया लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोडेड ट्रक इन कितने? 5 आवर। 5 आवर यानी 5 गुणा 60 यानी 300 मिनट, इक्वल टू इज x किलोमीटर। ठीक है, ये लिख दिया। हिंदी क्या लगाएंगे इसकी? माना कि माल से लदे हुए ट्रक द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यदि चाल या गति नियत है, देन देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों में कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन किस किस के बीच? बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, तो समय और दूरी के बीच में सीधा समानुपात है। और सीधा समानुपात है तो 25/14 बराबर क्या आ गया? 300/x। इसलिए
25/14 बराबर 300/में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते थे उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्या आ गया? 25 गुणा x, 25x, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा, और देसी भाषा में कहते हैं कैंची का गुणा। कैंची कैसे होती है? 25 का x में और 14 का 300 में। 14 गुणा में 300, तो x कितना आ गया? 14 गुणा में 300/में 25। अब देखो काटने का एक तरीका ये भी है कि हम इस 300 को ऐसे लिखें 14 गुणा 3 गुणा 100, और फिर आपको 25 चौके 100 अच्छी तरह से याद है। अब ये गुणा करना आपके लिए आसान हो गया। 14 तिया 42, और 42 को हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 किलोमीटर की दूरी ट्रक तय करेगा। 168 किलोमीटर की दूरी ट्रक जो है तय करेगा कितने घंटे में? 300 मिनट या 5 घंटे में। सो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोडेड ट्रक, किस ट्रक के द्वारा? लोडेड ट्रक इन 5 आवर। 5 आवर इक्वल टू क्या हो गई? 168 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए इन सब में डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, सीधा समानुपात था। अब जरा बात करते हैं कि ये उल्टा समानुपात, उल्टा यानी प्रतिलोम जो है, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसकी बात जरा करते हैं और अगली एक्सरसाइज को थोड़ा सा पहले इसे समझ के फिर करते हैं। तो प्रतिलोम अनुपात को ऐसे समझिए आप, जैसे कि जब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ उसी अनुपात में घट रही है। जैसे मान लिया आप अपने घर जाते हो, स्कूल से चल करके आप घर जाते हो, ठीक है भाई, ये है यहाँ पे आपका क्या है? ये स्कूल है और ये होम है, ठीक है, ये आपका घर है। अब ये अगर आप को यहाँ स्कूल से घर तक पहुँच के सामान्य चाल से चल के जाते हो, जैसे मतलब आराम से चल के जाते हो, तो आपको लगते हैं मान लिया 15 मिनट हैं। ऐसे सोचो कि ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सामान्य सी चाल यानी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी ये स्पीड है आपकी और ये आपका लगा हुआ समय है, अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो आराम से, पैदल, स्पीड कितनी है आपकी? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपको जो लगता है समय, वो समय मान लिया लग जाता है आधा घंटा यानी 30 मिनट। कितना समय लग जाता है? आपको 30 मिनट लग जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में? स्कूल से घर पहुँचने में। अब क्या हुआ? आपका दोस्त मिल गया, वो कहता है चलो भाई दौड़ के चलेंगे घर, हैं, स्कूल से घर जो है दौड़ के चलेंगे, और आपने दौड़ मारनी शुरू कर दी। कितनी स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो आप जो है घर पहुंच गए कितनी देर में? 15 मिनट में ही पहुंच गए। अब क्या हुआ? आपका जो है एक दोस्त मिल गया, वो कहता है अरे भाई क्यों पैदल भाग रहा है, चल मेरी साइकिल पर बैठ, मैं तुझे पहले तेरे घर छोड़ दूंगा और फिर जो अपने घर चला जाऊंगा, तू मुझे बस खाना खिला दियो। ठीक है कि नहीं? अब दोस्त की साइकिल पर आप बैठ गए और दोस्त ने जो साइकिल चलाई वो कितनी स्पीड से चलाई? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला दी उसने। कितनी स्पीड से चला दी? 12 किलोमीटर आवर की स्पीड से उसने क्या चला दी? साइकिल चला दी। और आपको घर पहुंचने में 10 ही मिनट लगे। आपने घड़ी में देखा कि आप 10 मिनट बाद स्कूल पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह से अगले दिन क्या हुआ कि आपके पापा आ गए और पापा लेकर के आ गए बाइक, और पापा ने जो है बाइक पे आपको बिठा लिया और बाइक
24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल गई और 24 किलोमीटर की आवर की स्पीड से चल गई और आप 5 मिनट में ही घर पहुंच गए। तो अब यहाँ क्या देख रहे हो भाई, जैसे जैसे स्पीड बढ़ी उसी अनुपात में हमारा टाइम घटा है। ये एस और ये टी। तो एस और टी के बीच में कैसा अनुपात हुआ, हम कहें भाई एस और टी के बीच में कैसा अनुपात हुआ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन है, हिंदी में कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। हिंदी में क्या कहेंगे कि भाई समय और चाल के बीच में गति है, ये स्पीड कहलाती है गति और ये क्या कहलाता है? समय। यानी समय और स्पीड के बीच में कैसा प्रोपोर्शन है? प्रतिलोम अनुपात है। यानी समय तथा गति के बीच में, समय तथा गति के बीच प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है कि नहीं? अब जरा इसका हिसाब देखो, ये बनता कैसे है। आप यहाँ देख रहे हो कि इन दोनों का गुणा 30 चौके 120, 15 अट्ठे 120, 12 गुणा में 10 120, 14 गुणा में 5 120, ये बराबर आ रहा है। यानी हम ये कहें कि ये एस की वैल्यू है और ये टी की वैल्यू है। अगर ये डिस्टेंस S1, ये स्पीड S1 तो टाइम लगा T1, स्पीड S2 तो टाइम लगा T2। तो अब इनका रेशियो उल्टा है। उल्टे का मतलब है कि S1 अपॉन S2 है, S1 अपॉन S2 उल्टे अनुपात का अर्थ है कि भाई S1 बाई S2 इक्वल टू T2 बाई T1। अब ऐसे में ये उल्टा करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, या इसको आप ऐसे कह दो कि S1 T1 इक्वल टू S2 T2 है। अगर इनमें सीधा अनुपात होता तो क्या होता? S1 अपॉन T1 बराबर S2 अपॉन T2। अब जब इनमें प्रतिलोम अनुपात होता है तो बात कैसे बनेगी? S1 अपॉन T1 बराबर S2 अपॉन T2 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 होगा उल्टा, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ाने पे जब दूसरी चीज़ बढ़ रही जो है घट रही है, तो जो अनुपात आया S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। और इसकी तुलना में इसे आसान रहेगा तरीका कि भाई S1 इंटू T1, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T1। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि जब जैसे X और Y, ऐसे याद करने में बहुत आसानी रहेगी आपको कि मान लिया ये X है और ये Y है, ठीक है, ये वैल्यू इसकी X1 और ये Y1 और ये इसकी वैल्यू X2 और ये वैल्यू Y2, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो है, क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है, क्योंकि ये बच्चों को 8वीं में मुझे पता है कि बार बार इसमें गलती होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तब तो क्या होगा? X1 अपॉन Y1 इक्वल टू X2 अपॉन Y2 होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और अगर इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्या है इन दोनों के बीच में? इनवर्स प्रोपोर्शन है X और Y के बीच में, ये वैल्यू X1 Y1 और ये X2 Y2 हैं, तो बजाय कई बार बच्चे ऐसे उल्टा अनुपात लगा के करते हैं, उसकी तुलना में आपके लिए आसान याद करना ये रहेगा कि तब क्या होगा? X1 इंटू Y1 इक्वल टू X2 इंटू Y2। ये याद करना आसान आपके लिए रहेगा। इस तरह से प्रयोग करोगे तो सवालों में आपसे गलती नहीं होगी। X1 इंटू Y1 इक्वल टू X2 इंटू Y2। इसमें डायरेक्ट में X1 अपॉन Y1 इक्वल टू X2 अपॉन Y2 और यहाँ पे X1 इंटू Y1 इक्वल टू X2 अपॉन X2 Y2। तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, केवल ये सोचना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये, और इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ये वाला लगना है। तो ये सवाल बड़े आसानी से एक्सरसाइज 13.2 के सवाल बड़ी आसानी से आपसे होते चले जाएंगे। तो चलिए ज़रा कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के कुछ सवाल करते हैं। तो ये है हमारे पास अब एक्सरसाइज 13.2। का क्वेश्चन नंबर 1,
क्या कह रहा है भाई 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम किस प्रकार से यूज करते हैं और कब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम कर लेते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सरसाइज 13.2, तो 13.2 का ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, यानी किनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है कि नहीं, तो पढ़ते हैं जरा, देख के बताते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, कि यानी किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी ज़्यादा व्यक्ति आप लगा दोगे तो कार्य को पूरा होने में समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। यानी वर्कर्स की संख्या हमने बढ़ाई तो जो टाइम है टाइम घट गया, तो इन दोनों के बीच में कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट में क्या आ गया आंसर, इनवर्स प्रोपोर्शन है। दूसरा क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या कह रहा है कि एक समान चाल से यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। भाई चाल वही है और यदि यात्रा ज़्यादा लंबी होगी तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है कि नहीं, अगर आप उसी चाल से चलते जाएं तो आपको जो है समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे सीधा नहीं, क्या यहाँ पे क्या हो गया, सीधा समानुपात हो गया, यानी यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन का उदाहरण नहीं है दूसरे वाला, क्योंकि इसमें हम सवाल पूछ रहा है कि इनमें से किस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में टाइम टेकन वाले में क्या हो गया, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तीसरा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, क्या अर्थ हुआ इसका कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, यानी आप फसल ज़्यादा जो है फसल ज़्यादा खेती करेंगे तो ज़्यादा काटेंगे, सीधी बात है। भाई ज़्यादा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उदाहरण है कि नहीं, हिंदी वाले सर जी पढ़ाते हैं कि नहीं। हाँ, तो अगर आपने ज़्यादा बोया है तो फसल भी ज़्यादा काटोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा, द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, अभी जो हमने बात बताई थी आपके घर जाने वाली, वही बात आ गई कि आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम घट गया, यानी इन दोनों में कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, कि यदि जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, है जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो प्रति व्यक्ति को प्रयोग करने वाली जो भूमि है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई लोग ज़्यादा हो गए तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपके पिताजी, आपके यहाँ भाई बंधु ज़्यादा हो गए तो भाइयों के बीच में ज़मीन बढ़ जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी, तो आपके हिस्से में कम ज़मीन आएगी। तो यानी यहाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हो गया, फिफ्थ पार्ट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी ऑफ RS 1 लाख, भाई टीवी का एक गेम हो रहा है जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम है, करोड़पति है, करोड़पति वाले के बजाय लखपति वाला खेल हो रहा है। इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर, अब ये विनर के बीच में बराबर भागों में बांटा जाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो इन दोनों में कैसा अनुपात है, ये बात भी हमें बतानी है।
एक हमको टेबल दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में, क्या दे रखी है? नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स, और दूसरी है प्राइज फॉर ईच विनर। दो बातें दे रखी हैं, प्राइज फॉर ईच विनर। हिंदी क्या हो गई इसकी? विजेताओं की संख्या, यानी जितने लोग जीते, खेल में जितने लोग जीते, विजेता, विजेताओं की संख्या। और प्राइज फॉर ईच विनर, यानी प्रत्येक विजेता को पुरस्कार, विजेता को पुरस्कार में कितने पैसे मिले, ये दे रखा है। अब इसने बताया है कि अगर एक ही आदमी जीतता तो उसे टीवी वाले दे देते 1 लाख का इनाम है। अब इनाम कुल 1 लाख रुपए का, अगर 2 व्यक्ति जीतते तो इसने बताया भाई 50,000 बट गए, मिल गए एक को, यानी क्यों टोटल पैसा तो 1 लाख ही बांटना है। अब अगर व्यक्ति 4 हो जाते तो बताओ कितना आ जाते? भाई 1 लाख को हमने 4 से भाग लगा दिया तो एक केसे में कितने आ जाते? 25,000 आ जाते, है कि नहीं? और अगर व्यक्ति 5 हो जाते तो प्रत्येक को कितने मिल जाते? 20,000 मिल जाते। भाई 5 का भाग 1 लाख में लगा दिया। और अगर व्यक्ति 8 हो जाते, 8 हो जाते तो 8 का भाग लगा दो 1 लाख में। 8 का भाग लगाने पे कितना आ जाता? 8 से भाग लगाने पे 12, 8 एकन 8 है, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12,500 मिल जाते प्रत्येक व्यक्ति को। और व्यक्ति अगर 10 हो जाते तो सबको मिलते कितने? 10,000 ही मिल पाते, है कि नहीं? और 20 हो जाते तो 5,000 ही मिल पाते। चलो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, अगर 20 हो जाते तो क्या मिलते? 20 हो जाते तो 20 व्यक्ति हो जाते तो 20 में से फिर इनको सबको 5,000 ही मिलते। बड़ा सीधा सा सवाल है। अब ये बताइए कि भाई ज्यों ज्यों व्यक्ति बढ़ते गए इनाम की संख्या, इनाम की राशि घटती गई, तो इसलिए क्या हो गया आंसर इसका? कि देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन बिटवीन, किस किस के बीच में? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या कह रहा है? पहले तो टेबल तो हमने कंप्लीट कर ली, फिर क्या पूछ रहा है कि दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि और विजेताओं की संख्या अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती? इसलिए विजेताओं की संख्या और पुरस्कार की राशि कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विजेताओं की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि कैसी हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? कि विजेताओं की संख्या, नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज फॉर ईच विनर, एंड प्राइज फॉर ईच विनर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन और कौन सा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन का किसमें होता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चन इसके हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।